हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर साइंस से हम कर रहे थे, मतलब केमिस्ट्री का ये सेक्शन है क्लास 9 में इज मैटर अराउंड अस प्योर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बच्चों सॉल्व कर रहे थे और इसके पहले के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो सर मुझे पहले के वीडियोस कहाँ मिलेंगे? तो जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको पूरा सिलेबस वहाँ पे खुल के आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा आप नीचे जाओगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिल जाएंगे। मोशन करा चुका हूँ, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन करा चुका हूँ और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 में करा रहा हूँ। इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो यूट्यूब पे सर्च किया और जो पहला वीडियो आ गया, मतलब 1 घंटे का वीडियो कहीं से मिला तो 1 घंटे में चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया। ओके, तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। आप देखिए जाके नीचे बच्चों, जो मैंने कॉमेंट एक किया है उसमें मैंने चैप्टर का भी लिंक दिया, वहाँ पे मैंने चैप्टर पढ़ाया है। वहाँ पे आपको 20 to 21 पार्ट्स मिलेंगे उसके। ओके, तो आपको हफ्ते भर का टाइम देके पहले चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए तो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 से। कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं और कहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एलॉय क्या होता है। देखिए एलॉय क्या होता है। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय इज अ, क्लास में शायद हमने डिस्कस किया है ना, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो एलॉय में हम क्या करते हैं बच्चों, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को लेके उसको मेल्ट करते हैं, पहले मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं और मेटल्स को जब कभी कभी उसमें नॉन मेटल भी मिला देते हैं हम। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट किया जाता है और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया जाता है। फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो कोई नया ही सॉलिड बन के आ जाता है जिसको हम एलॉय बोलते हैं, जिसमें एक अलग तरीके की बच्चों प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब एलॉय बनते हैं बच्चों, क्या मैंने बताया एलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कभी कभी नॉन मेटल भी मिक्स किया जाता है उसमें। तो बच्चों ये जो एलॉय होते हैं ये ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। थोड़ा सा आप इस तरीके से समझिए, मतलब जहाँ तक मैं आपको समझा सकता हूँ मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चों की वो क्ले मिट्टी नहीं आती है जो खेलने वाली, हाँ, जिससे अलग अलग शेप्स वो बनाते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये रेड कलर का क्ले है और ये है आपका येलो कलर का क्ले। तो क्या किया हमने, दोनों क्ले को अच्छे से मिक्स कर दिया। तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, जब दोनों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दोगे, आप कलर वलर आपको चाहे जैसा दिखाई पड़ेगा आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब बच्चे बोलेंगे ये भी क्ले ये भी क्ले, अरे यार एक तरफ क्ले ले लो और आटा ले लो साथ में ठीक है, ऐसे ले लो तो 2 अलग अलग, आप सोच सकते हो कि 2 अलग अलग आपने सब्सटेंस ले लिए। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। जो आटा लिया है आपने, जैसे रोटियां बनती हैं, ये कोई मेटल नहीं है और क्ले भी कोई मेटल नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप फील करो, बात समझो। मान लो कि ये आपने क्ले लिया, ठीक है, और ये आपने लोई से थोड़ा सा आटा ले लिया, इसको मिक्स करा अच्छे से। ठीक है, तो सोचो जरा, ये मिक्स होकर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों बात समझिए जरा। अब यहाँ पर हम आपको क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने यहाँ मैग्नीफायर लगा के देखा सपोज, मतलब इमेजिन करो, इमेजिन, ऐसा नहीं कि लगा के देखने लगोगे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका सपोज क्ले, सपोज ब्लू कलर का था, चलो क्ले ब्लू कलर का था, और ये ब्लैक से मैंने क्या दिखाया, आटे के पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू होगा, फिर यहाँ ब्लू होगा, फिर यहाँ कहीं ब्लैक होगा, फिर यहाँ कहीं ब्लू होगा। ओके, तो ये पार्टिकल्स पास पास तो हैं, लेकिन क्या इसमें कोई केमिकल चेंजेस हुए हैं? मतलब क्या इन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन कर ली है क्या? नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बस पार्टिकल्स इधर उधर एक दूसरे के इधर उधर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जब आप एलॉय बनाते हैं, कैसे बनाते हो एलॉय बताओ? एलॉय आप बनाते हो, मेटल लिया, मेटल को मोल्टन किया, 2 मेटल को मोल्ड कर लिया। मोल्ड का मतलब समझते हो, उसको पिघला लिया, जैसे लिक्विड होता है वैसे दिखाई पड़ेगा। फिर दोनों को मिक्स कर दिया, अच्छे से स्टिर करा, हिलाया और छोड़ दिया। ये घर में नहीं किया जाता है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ एलॉयस को बनाती हैं, तो हमारा काम नहीं है। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब उसको हमने कूल करने के लिए छोड़ दिया, तो बस पार्टिकल धीरे धीरे जब कूल होते गए तो अपनी एनर्जी रिलीज करते गए, और जब एनर्जी रिलीज करते गए तो धीरे 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 अरेंज होते गए। और जब अरेंज हो जाएंगे तो पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन नहीं करते। तो जब एलॉय बनेंगे तो एक तरीके का क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो आइए जरा देखते हैं। एक एलॉय मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एलॉय होता है बच्चों स्टील। स्टील आपने देखा है, स्टील दरवाजे वगैरह बनाने में, या रेलिंग नहीं होती है सीढ़ी की, वहाँ पे स्टील लगा होता है। क्यों लगाते हैं स्टील? रस्टिंग नहीं होती है उसकी। देखिए बच्चों, अगर हम रेलिंग बना दें किसकी, आयरन की, तो प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या है, अगर हम प्योर आयरन का बना दें तो आयरन पे बार बार पेंट करो हर साल, नहीं तो उसका रस्टिंग हो जाएगा, जंग लग जाएगा उस पर, क्योंकि आपको पता है आयरन रिएक्ट कर जाएगा किससे, मॉइस्ट एयर से, मतलब एयर और वाटर उसको मिल जाएगा जब एटमॉस्फेयर से, तो उससे रिएक्ट करके रस्टिंग हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, तो बहुत मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। तो हमने खोज करी, हमने एलॉय बनाना सीख लिया, हमने आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला दिया 1.5% और कुछ और एलिमेंट्स मिला दिए, तो स्टील बन के तैयार हो जाता है। और स्टील की बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा है, एक तो मजबूत बहुत होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, प्लस उसमें जंग नहीं लगती, उसका रस्टिंग नहीं होता, उसका कोरोजन नहीं होता, वो खराब नहीं होता है, तो मेंटेनेंस से आप बच गए। लेकिन जब आपने स्टील बनाया तो कैसे स्टील बनाया, आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिक्स करके और कुछ और एलिमेंट्स उसमें हमने मिक्स कर लिए, तो एलॉय बन गया। लेकिन ये एग्जांपल किसका है, केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं पार्ट 1, यही तो बोला गया हमको, क्या कि द कॉम्पोजिशन ऑफ सेम है कि क्या है, ये सैंपल होगा, सेम नहीं होगा, सैंपल होगा। ओके, तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ स्टील इज 98% आयरन है उसमें, स्टील का कॉम्पोजिशन आपको बता रहे हैं, 98% आयरन है, 1.5% कार्बन है, और बचा कितना 0.5% अदर, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है भैया, तो 98% प्लस 1.5% प्लस 0.5% अलग एलिमेंट्स है, तो एलॉय बन गया होगा। स्टील एक एलॉय है, मैंने आपको बताया, ठीक है। स्टील किसका एलॉय है, मेटल और नॉन मेटल का। चेक करो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, मेटल। तो कोई भी ना केमिकल बॉन्डिंग बच्चों इसमें नहीं होगी, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई भी यहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहे होंगे, तो कोई केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल नहीं है। किसका एग्जांपल है, ए पार्ट फिजिकल चेंज नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाएगा ये। तो पार्ट ए चला गया किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, नाउ पार्ट बी देखिए, जिंक डिसॉल्व्स इन अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। देखो क्यों, आप क्या लीजिए, एक फ्लास्क ले लीजिए, ये फ्लास्क आपने ले लिया, सही है। फ्लास्क में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए लैब में, ये वाटर जैसा दिखेगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाथ से मत छू लेना, ठीक है, क्योंकि कोरोसिव नेचर का होता है ना, तो हाथ आपके बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और इसमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दीजिए। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लैब में रखे रहते हैं, तो ये ब्लू कलर का, मतलब ब्लू से हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हमने जिंक डाल दिया। अब देखिए रिएक्शन होती है बच्चों यहाँ पर, मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा। बच्चे बोलेंगे हम तो 9th क्लास में रिएक्शन क्यों लिखें, अरे भैया सीख लो, आगे तो पढ़ना ही है, ठीक है। और मैंने जब एटम मॉलिक्यूल, इसलिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ाना चाहिए, बट ये सब चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता, पर फिर भी आप यहाँ पे रिएक्शन देखें। जिंक सॉलिड फॉर्म में लिया और क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस का मतलब पानी भी थोड़ा सा मिला होगा उसमें। तो बच्चों ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ पे कंपाउंड बना के दिखा रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है रिएक्शन, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप कैसे सोचोगे। तो यहाँ से बस बनता है बच्चों जिंक क्लोराइड, ZnCl2, देखो इनको याद भी है, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये रिएक्शन हम लोग बैलेंस करेंगे क्लास 10th में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन गैस बच्चों बबल्स के फॉर्म में ऐसे निकलती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर आप इसके पास बर्निंग कैंडल ले जाओ तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, दिस इज द पॉप साउंड ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन। ओके, तो आप यहाँ पे बच्चों मोटी मोटी बात ये देखो, क्या जिंक के एटम्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया कि नहीं किया, बिल्कुल कर लिया। ध्यान चेक करो, जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, तो ये तो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो पार्ट बी जो इन्होंने हमसे पूछा है कि जब जिंक को डिसॉल्व करते हैं किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब जब हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में निकलती है, और अगर हम बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाएंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप क्लास 10 में बहुत अच्छा करें, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये है केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ जिंक केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ शो कर रहा है, वहाँ आयरन फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ओके, बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ जिंक क्या शो कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएगा। ओके, उस प्रॉपर्टीज नहीं, मुझे प्रॉपर्टी लिखना चाहिए ना, ठीक है। एक ही एलिमेंट की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जिंक की, सॉरी, वहाँ आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जिंक की केमिकल प्रॉपर्टी को। ओके, उसके बाद थर्ड देखिए जरा, कह रहा है मेटालिक सोडियम इज सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद अ नाइफ। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ से काट सकते हो, आपको पता है ना, पोटेशियम एंड सोडियम, एंड पोटेशियम काफी सॉफ्ट होते हैं, तो सोडियम को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे आप वीडियो भी इसका देख सकते हो, मजा आएगा आपको, सर्च करिए कि सोडियम को कैसे नाइफ से काटते हैं, सब सर्च करो। तो एक बार बताओ, जब सोडियम के पीस को आपने नाइफ से ऐसे कट किया, चाकू से कट किया, तो क्या कोई केमिकल चेंज हो गया? नहीं, वो तो बस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और पार्ट्स करोगे तो और पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या, किसका चेंज है, मतलब कैसी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये थर्ड वाला भी हम लोग का चला गया, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद फोर्थ में आ जाइए,
कह रहा है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड, ये बड़ा मज़ेदार है बच्चों, मोस्ट मेटल ऑक्साइड। देखिए मैं आपको एक मेटल का ऑक्साइड दिखाता हूँ। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग ग्रुप नंबर 2 में देखें तो वहाँ एक मेटल आता है कैल्शियम। अब बोलेंगे हमको तो पीरियोडिक टेबल नहीं पता। अरे पीरियोडिक टेबल सामने रखा करो बच्चों, वहाँ देख लो, नहीं देखना है तो सुन लो। कैल्शियम एक मेटल होता है, कैल्शियम एक मेटल होता है। और कैल्शियम का ऑक्साइड तो सबने सुना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब ये कैल्शियम का ऑक्साइड कैसे बनता है? तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और सुन लीजिए जरा, कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब बच्चे बोलेंगे कि ये क्यों बता रहे हो? अरे क्या लिखा है उन्होंने? मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। ओके, तो कोई मेटल का ऑक्साइड फॉर्म एल्कली इन द इंटरेक्टिंग विद वाटर। ओके सुनो, मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड बच्चों बेसिक इन नेचर होते हैं, याद कर लीजिए, क्लास 10 में पक्का याद करना पड़ेगा आपको। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। मतलब क्या होता है इसका? सुनो, इसका मतलब होता है कि अगर हम मेटल के ऑक्साइड को उठा के पानी में डाल देना तो एल्कली बन जाता है। व्हाट इज एल्कली? अरे बेस। जैसे एसिड होता है वैसे बेस होता है। ज़्यादा हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो मैं ना आपको यहाँ पर आइए दिखाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। तो होता कुछ ऐसा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया और वाटर में डाला। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड लेके हमने, कैल्शियम ऑक्साइड बाजार में आता है, आप उसको लेके वाटर में डालिए। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, मतलब एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम। हाँ देखिए, इनको याद भी है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बन गया। कोई बैलेंस रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए जरा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने मेटल का ऑक्साइड लिया, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, उसको आपने वाटर में मिलाया तो आपको क्या मिल गया? एल्कली। यही एल्कली है। एल्कली क्या होता है? तो सुनिए, जो बेस होते हैं ना उन्हीं को एल्कली बोलते हैं। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो ये जो बेस बना है सॉल्यूशन, अगर आप इसको उठा के पानी में डालो तो नहीं डिसॉल्व होगा क्या? बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम एल्कली बोलते हैं। तो क्या किया, फिर से देखिए, मेटल का ऑक्साइड लिया, वाटर में जब इंटरेक्ट किया वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ मिक्स किया, तो हमको क्या फॉर्म हो गया? एल्कली। ठीक है, एल्कली क्या है यहाँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस, एक बेस बन गया। बात समझे? क्यों बेस बन गया? मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के अगर कभी भी ऑक्साइड मिलेंगे आपको तो बेसिक इन नेचर होंगे, मतलब पानी में मिलाने पर आपको पक्का वहां पर एल्कली यानी कि बेस मिलेगा। अब मुझे बताओ, ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? बताओ। ये तो केमिकल चेंज है, सिंपल। आपको भाई नया केमिकल बन गया, देखो बेस बन गया ये, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, तो केमिकल चेंज है। तो ये चला गया आपका किसमें, मतलब ये यहाँ पे आपका केमिकल चेंज तो हुआ है नो डाउट, बट यहाँ पर इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में रखेंगे। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज में रखेंगे? क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए, ये जो मेटल का ऑक्साइड हमने लिया था यहाँ पर, देखिए इस तरीके से हम, जरूरी नहीं कि हम कैल्शियम ऑक्साइड लें, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता। तो सर क्या मुझे ये एग्जाम में लिखना है? जी नहीं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको तो सिर्फ इतना बताना है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी में जा रहा है कि केमिकल। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ बता देना है क्या, कि ये क्या है आपका? केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बात समझ में नहीं है? ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको नहीं लिखनी, बस देख लीजिए आप ताकि आपको याद रहे। तो ए और सी आपका क्या हो गया? ए और सी हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और बी और डी हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट्स ABC। तो 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, A, B और C। ओके, तो ये स्टूडेंट A है, ये स्टूडेंट B है और ये स्टूडेंट C। अब टीचर ने क्या बोला, इनको इंस्ट्रक्शन क्या दिया? रेस्पेक्टिवली टू प्रिपेयर, मतलब ABC तीनों को बोला रेस्पेक्टिवली टू प्रिपेयर 50% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बताओ पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? मास बाय वॉल्यूम, मतलब समझो, सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो सॉल्यूशन कैसे बनता है बताओ? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो देखिए, मास बाय वॉल्यूम अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी एल्कली होता है। ठीक है, ये सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे आप थोड़ा सा और पानी में अगर डाल दो उसको, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो एक तरीके का बेस होगा, इसका नेचर बेसिक होता है, क्योंकि ठीक है ये सब आप क्लास 10 में पढ़ोगे तो उसकी टेंशन नहीं है। बात ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है, मास बाय मास नहीं। नो, ध्यान से चेक करिए, 50% सॉल्यूशन बनाना है आपको, 50% मास बाय वॉल्यूम बनाना है। मास बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट जब आप लोगे तो वो उसका मास लोगे, लेकिन सॉल्वेंट जब आप लोगे तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा? वॉल्यूम लेना पड़ेगा। लेकिन अभी बड़ा मज़ेदार मैं आपको बताता हूँ, रुको, ये कन्फ्यूज़न वाली बात है, छोड़ो इसको, आप इसको छोड़ो। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ आपको कि जब मास बाय वॉल्यूम उन्होंने बात करी है,
ठीक है। तो जो आपका सॉल्यूट होगा, चलो ये सब देखने से पहले ना आप पहले फॉर्मूला ही देख लो, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। देखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का बच्चों फॉर्मूला होता था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नहीं होता था, सॉल्यूशन होता था। यही इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली बात है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर सुनो, अगर यहाँ पे लिखा होता ना 50% मास बाय मास, क्या लिखा होता? तो फॉर्मूला क्या बनता? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तब हम सॉल्यूशन को मास में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें सॉल्यूशन का मास नहीं लेना है, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। तो ध्यान दें प्लीज। अब आइए स्टूडेंट ए को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। स्टूडेंट ए ने क्या किया बताओ? पढ़िए। कह रहा है कि यहाँ से पढ़ो। ए का मतलब स्टूडेंट ए डिजॉल्व 50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml ऑफ वाटर। सुनो एक बात बताओ, उसने 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और 100 ml ऑफ क्या लिया? वाटर लिया। इसने सही सॉल्यूशन बनाया क्या? नहीं। देखो दिमाग लगाओ ना, देखो हमें यहाँ फॉर्मूले में रखना है और आंसर कितना आना चाहिए? 50%। तो बच्चे बोलेंगे सर रख दो फॉर्मूले में 50/100 × 100। गलत, क्योंकि ध्यान से चेक करो। नहीं, यूनिट तो चलो ठीक है, ये ग्राम में है वो ml में, सही है भाई। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? ml। और मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम, मतलब ग्राम पर ml ऐसे ले सकते हैं हम, कोई बात नहीं है, वो सब तो ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। देखिए ऊपर क्या लिखा है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर का होता है सॉलिड। 50 ग्राम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी ना ये दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। चेक करो 100 ml ऑफ वाटर क्या है? यहाँ सॉल्वेंट है। चेक करो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है यहाँ, ठीक है। और ये क्या है? सॉल्यूट है। चलो बहुत बढ़िया, सॉल्यूट का मास तो मिल रहा है यहाँ पर हमें। 50 ग्राम रख देंगे ऊपर, 50 ग्राम रख दिया। और नीचे जब मैं तुमसे पूछूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखो, तो क्या तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml रख दोगे? नहीं, अरे ये तो वाटर है, ये तो सॉल्वेंट है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बात समझ पा रहे हो? अब पता है मेरे को बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो, हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। हमने कहा ठीक है, पर बच्चे बोलते हैं सर इसको दोनों को ऐड कर दो, 50 + 100 कर दो। अरे भाई कैसे कर दें? यूनिट अलग है, ध्यान से चेक करो, यूनिट अलग है, हैं? अगर यही क्वेश्चन, मतलब अगर यही ऐसा होता, बात समझो, अगर ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलता, क्या बोलता? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलता, और 50 ml क्या दिया होता? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दिया होता। मतलब ये, अरे वो दो तरीके के सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं लैब में, एक सॉलिड भी होता है और लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है? वही जो सॉलिड को उठा के तुम सॉल्यूशन बना लेते हो तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो अगर लिक्विड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया होता तो 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड होता और 100 ml क्या हो जाता? वाटर हो जाता। तब हम सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना रखते? क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर निकालोगे तो ऊपर क्या रखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना रखते? 50, और नीचे कितना रखते? 150। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कर देते, तभी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता। तो नीचे 100 + 50 150 ml रखते। अभी तो रखने रखाने की कोई बात ही नहीं आ रही है इस फॉर्मूले में, क्योंकि उस लड़के ने सॉल्यूशन थोड़ी ना 100 ml का तैयार किया, उसने तो 100 ml सॉल्वेंट लिया। इनकी तो बात ही खराब हो गई, इनको छोड़ दो। ए ने गलत कर दिया, छोड़ो, ठीक है। ओके, आते हैं बी पे। बी भाई साहब ने क्या किया? बी डिजॉल्व 50 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इन्होंने तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया। इनके टीचर ने बोला था कि मास बाय वॉल्यूम, 50% मास बाय वॉल्यूम बनाना है। तो इसका मतलब सॉल्यूट को मास में लेना था और सॉल्वेंट को पक्का वॉल्यूम में लेना था। तो इस लड़के ने लिया ए ने, लेकिन इसका सॉल्यूशन 100 ml के अलावा कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि ये तो इसका सॉल्वेंट है। दूसरे वाले लड़के ने क्या गलती करी? दूसरे लड़के ने यही गलती कर दी कि उसने जो सॉल्यूट है वो तो सॉल्यूट तो मास में लिया, मतलब ग्राम में लिया, मास का यूनिट ग्राम होता है। तो सॉल्यूट
बी ने क्या किया, सॉल्यूट तो ग्राम में लिया लेकिन सॉल्वेंट भी उसने मास में यानी कि ग्राम में ले लिया। ये तो मास बाय मास बन जाएगा ना, मास बाय मास बनेगा, और मास बाय मास भी बनेगा तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर हम कितना रखते अगर मास बाय मास पूछता तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर 50 रखते और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में तो दोनों आ जाते हैं ना 100 प्लस 50 150 रखते, लेकिन मास बाय मास तो पूछा नहीं है भाषण में, तो इस लड़के ने भी गलत कर दिया। ठीक, तो बी भी गया। आते हैं सी पे। ऑब्वियसली अब सी ने ही सही किया होगा, लेकिन सी सभी तभी सही करेगा बच्चों जब उसका सॉल्यूशन ही 100 ml का बन गया हो। चेक करो, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ दिया हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होना चाहिए। किसका वॉल्यूम दिया होना चाहिए क्वेश्चन में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 ही दिया हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। आइए जरा चेक करते हैं। तो सी ने क्या किया, कहाँ गया भाई सी, यहां से लिखा है, वाइल सी डिजॉल्व 50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सही, सॉल्यूट को इसने किस में लिया है, मास में, यानी कि मास लिया है उसका, यानी कि ग्राम में लिया है, इन वाटर। अब ध्यान चेक करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी डिजॉल्व 50 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। उसने वाटर में डाला, वाटर कितना लिया ये नहीं बताया गया, लेकिन फाइनली क्या बोला गया, वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही उसने कितना बना लिया, 100 ml। तो यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है बताइए। ठीक है, तो आइए जरा इस फॉर्मूले में बच्चों फिट करके देखते हैं कि कुछ बातें सही आ रही कि नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखोगे, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट रखोगे कितना, 50। यूनिट नहीं लिखते हैं इसमें, जब हम परसेंटेज निकाल रहे तो यूनिट लिखना, आप लिख लो वो ग्राम पर ml आएगा, है ना। तो 50 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, ध्यान से सुन लो, पानी उसने कितना मिला उससे आपको क्या टेंशन है। ठीक है, वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 इंटू 100। अब देखो 100 से 100 गया, आंसर परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में आ गया 50%। तो मास बाय वॉल्यूम 50% किसने बनाया, स्टूडेंट सी ने। तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, हेंस सी हैज मेड द डिजायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सी ने जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था वहां पर वो बनाया, तो सी ने बिल्कुल सही काम किया, बाकी बच्चों ने गड़बड़ किया लैब में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए एंड स्क्रीन पे देखिएगा, अभी जब वीडियो एंड होने लगेगा तो आपको एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।